हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे फिज़िक्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए थे, बाकी इसमें 4-5 आपके डेरिवेशन बचे थे, वो आज हमें कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक आपका है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिनोट किया जाता है P से। P के लिए फॉर्मूला होता है Q×2L, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेश का एक अरेंजमेंट होता है, जिसके बीच की जो अल्प दूरी है वो कितनी होती है आपकी 2L होती है। ठीक है, इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी 2L। तो इसी अरेंजमेंट को वैद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणाम लेना हमें, यानी कि Q, और उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2L, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव की दूरी बोलते हैं। इसको डाइपोल लेंथ बोला जाता है। ये आपकी डाइपोल लेंथ होती है, ये ऑलवेज हमेशा कितनी होगी आपकी 2L होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, P = Q×2L। आज हमें क्या करना है, अपने इस डाइपोल की वजह से, द्विध्रुव की वजह से हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये दो स्थिति में आएगा, एक आएगा आपका अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 2p/r³। ये तो होती है अक्षीय स्थिति पर। और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति पर क्या होती है, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकल के आती है E = 1/4πε0 p/ कितना r³। ये हो गया। ठीक है, तो दो स्थितियां में ये डेरिवेशन आते हैं, मतलब 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अक्षीय स्थिति पर प्रूफ कराता है या फिर वो किस पे कराता है, निरक्षीय स्थिति पर। तो फॉर्मूले तो ये हो गया 2p/r³ और p/r³। दोनों में 1/4πε0 1/4πε0 की वैल्यू में पता है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट क्या लगा दोगे, इसकी यूनिट लगाओगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमें इसको क्या करना है, डेरिवेशन को ड्राइव करना है। देखो, पहला लेके चल रहे हैं हम। पहले फर्स्ट है अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका आपको डायग्राम अच्छे से समझना है। डायग्राम लेके चलेंगे। यहाँ पर एक -Q आवेश है और एक है आपका +Q आवेश। दोनों आवेशों की अल्पतम दूरी जो होती है, अल्प दूरी, वो कितनी होती है 2L। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि इसी के अक्ष पर, जहाँ पे हमारा द्विध्रुव रखा हुआ है, इसी के अक्ष पर कहीं r दूरी पर, सेंटर से कहीं r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सेंटर में इसका O मान के चल रहे हैं। इस O से कहीं x दूरी पर या r दूरी पर, x दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पे हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो बिंदु की वजह से निकालेंगे, दो आवेश की वजह से निकालेंगे। एक बार +Q आवेश की वजह से और एक बार कितना -Q आवेश की वजह से। बिंदु आवेश के कारण हम फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E = 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मतलब काफ़ी जगह बार जब भी हम डेरिवेशन करेंगे तो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली जाती है। तो कितनी होगी, 1/4πε0 Q/ कितना होता है, r² होता है। तो एक बार हम +Q आवेश के कारण निकालेंगे और एक बार किसके लिए निकालोगे, -Q के कारण। तो जब आप +Q के कारण निकालोगे तो दूरी यहाँ से ली जाएगी, और जब आप -Q के कारण निकालोगे तो दूरी यहाँ से ली जाएगी। तो हमें दो दूरी और चाहिए, एक तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, और एक बार -Q से कितनी दूरी होगी। तो देखो, +Q से कितनी दूरी होगी, ये टोटल आपका 2L है, तो ये भी L हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। हमें कितनी दूरी चाहिए, ये चाहिए। O से P तक की दूरी x है और यहाँ तक की दूरी L है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये हो जाएगी x - L। और जब आप -Q के कारण निकालोगे
तो यहाँ तक की दूरी x है और इतनी और लेनी है हमें l, तो ये हो जाएगी आपकी x प्लस एल। तो माइनस क्यू आवेश से p तक की दूरी कितनी होगी x माइनस एल, और प्लस वाले से, और माइनस वाले से p तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी x प्लस एल हो जाएगी। अब हम एक एक करके निकालते हैं। इसमें डायरेक्शन और बता दो, डायरेक्शन कितनी होगी जब हम किसके लिए निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसकी दिशा कितनी होगी। तो देखो दिशा कैसे निकालते हैं, जहाँ पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नोट, ठीक है, वहाँ पे परीक्षण आवेश क्या रखा हुआ है, Q नोट रखा हुआ है, ये चीज़ हम मान के चलते हैं। प्लस क्यू चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जब आप प्लस के कारण ही निकालोगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों की वजह से क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, यानी कि फोर्स इधर लगेगी। जब फोर्स इधर लगेगी तो वैद्युत क्षेत्र भी हमारा इधर बनेगा, जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं, E1, ठीक है। तो एक हो गया E1। दूसरा हमारा माइनस क्यू की वजह से इस वाले पे ये माइनस का है और ये किसका है, आपका प्लस का है। तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहाँ की तरफ होगी, अंदर की तरफ, क्योंकि बल अंदर की तरफ लगेगा। माइनस क्यू इस प्लस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लग रही है इधर, तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, E2। तो दो वैद्युत क्षेत्र बन रहे हैं यहाँ पे, एक बार माइनस क्यू के कारण और एक बार हम किसका बना रहे हैं, प्लस क्यू के कारण। तो दोनों को निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E, ठीक है। पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, वो कितनी है, E1 है। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या फॉर्मूला होता है, आवेश और बीच की दूरी। तो आवेश तो हमारा क्यू है, बीच की दूरी कितनी है, x माइनस एल, तो x माइनस एल का होल स्क्वायर। दूसरा निकालेंगे किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, यहाँ पे भी हम कहाँ निकाल रहे हैं, बिंदु P पर ही, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E, तो वो कितनी है हमारी, E2 है। फॉर्मूला यही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आवेश का सिर्फ परिणाम लिया जाता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आपकी कैसी राशि है, वो सदिश राशि है। तो सदिश राशि में कभी भी हम साइन नहीं लेते हैं, सिर्फ परिमाण लेते हैं। परिमाण इसका भी क्यों है और इसका भी क्यों है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ चार्ज रखना है, विद साइन नहीं रखोगे, सिर्फ क्यों रखोगे। डिस्टेंस कितनी है, माइनस क्यू की वजह से बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, x प्लस एल। तो ये हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसे निकालोगे, वो मान के चल रहे हैं हम कितनी है, वेक्टर E है। तो E इज इक्वल टू, अब हमें ये देखना है कि जब परिणामी निकालते हैं दोनों की डायरेक्शन अलग है, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। जब दो अपोजिट डायरेक्शन होती है तो माइनस किया जाता है। जब दो चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस करोगे, यानी कि या तो E2 में से E1 माइनस होगा या फिर E1 में से E2 को माइनस करोगे। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कौन सा बड़ा है, किसके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लग रही है। प्लस क्यू P के पास ज़्यादा पास है, उसके किसके अकॉर्डिंग, माइनस क्यू के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा दूर है और ये थोड़ा आपका क्या है, पास है। तो ज़्यादा जो बल लगेगा वो किसके कारण लगेगा, प्लस क्यू के कारण ज़्यादा बल लगेगा P पे, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि जितनी दूरी आप बढ़ाते जाओगे, अगर दूरी बढ़ती जाती है तो दो बिंदुओं के बीच आवेश क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो हमें किसके कारण ज़्यादा होगा, प्लस क्यू के कारण ज़्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू कितना, माइनस क्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके कारण ज़्यादा बल लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र भी कौन बनाएगा, ज़्यादा, प्लस वाला ज़्यादा बनाएगा। यानी कि हमें E1 में से किसको माइनस करना है, E2 को माइनस करना है। तो E1 माइनस E2 वैल्यू रख देते हैं दोनों की। E इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में x माइनस एल का होल स्क्वायर में से माइनस कर दोगे E2 को। E2 की वैल्यू कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में
एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रख दी। E2 में से माइनस कर देंगे हम किसको, E1 को। ठीक है, E1 में से किसको माइनस कर दोगे आप, E2 को। तो E1 की वैल्यू रखी, माइनस किसकी वैल्यू रख दी हमने, E2 की वैल्यू रख दी। दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से हम वैल्यू कॉमन लेंगे 1/4πε0 और क्यू, ये सभी के पास है तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे 1/4πε0 क्यू। तो यहाँ पे बचेगा 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया। सॉल्व करोगे तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0, एलसीएम लोगे x प्लस एल की इधर मल्टीप्लाई उसके इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। डिवाइड में दोनों की मल्टीप्लाई, x प्लस एल, एक बार माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दोगे, आइडेंटिटी लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बन जाएगा होल स्क्वायर। ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0, क्यों भी था बाहर आपका तो क्यों होल स्क्वायर खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2xl, इसे खोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस के 2xl, डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2xl ये हो जाएंगे आपके 4xl, डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जो डेरिवेशन कर रहे हो किसकी वजह से कर रहे हैं, द्विध्रुव की वजह से। द्विध्रुव का मतलब है कि यहाँ पे आपका क्या बनना चाहिए, P बनना चाहिए, तो हमें P बनाना है। P के लिए क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। तो हमें अपनी डेरिवेशन में ये ढूंढना है कि Q इंटू 2L इसमें कहीं है या नहीं है, तो Q ये रहा और 2L आप यहाँ से निकाल दोगे, तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0। यहाँ से मैं 2x को अलग कर देती हूँ, 2x मैंने अलग किया और Q 2 बचेगा यहाँ पे और वो साथ में हो जाएगा L के साथ, Q इंटू 2L अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2L क्या बन जाएगा, P। तो E इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बन गया आपका, ये Q इंटू 2L ये क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2x P अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना आ गया हमारा डेरिवेशन। ये चीज़ नोट करो। पहले क्या करा हमने, एक बार तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकाली, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, तो वो कितनी आई E1, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो कितनी आई E2। फिर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो परिणामी में देख रहे हैं कि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस होगा। बड़े वाले वैद्युत क्षेत्र में से छोटे वाले को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, तो E1 में से माइनस हो जाएगा E2। E1 की वैल्यू रखी, E2 की वैल्यू रखी, फिर जो हमारा कॉमन आया 1/4πε0 दोनों के पास है, क्यू चार्ज भी दोनों के पास है वो कॉमन लिया, बचा हुआ ये रखा ऐसी का ऐसी। फिर इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके हमारा जो डेरिवेशन ड्राइव हुआ E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2xp अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए आगे फॉर्मूला हो गया आपका, फॉर्मूला हमारा यहाँ तक निकल के आ गया। E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2xp अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक तो यहाँ तक भी फॉर्मूला बनता है, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है। बाकी जो हमें आगे ड्राइव करना है वो मान के चलते हैं कि माना द्विध्रुव बहुत छोटा है। अगर हमारा द्विध्रुव बहुत छोटा है तो द्विध्रुव की जो ये लेंथ है यानी कि 2L जो है वो x दूरी से बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि आपका x बहुत बड़ा है किससे, L से।
जब x l से बहुत बड़ा है तो x के सामने l दिखाई नहीं देगा, ठीक है। l बहुत ज़्यादा वैल्यू उसकी छोटी हो गई तो यहाँ पर l की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे l को क्या कर दोगे, आप 0 कर दोगे। e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2xp अपॉन में x आपका 0 हो जाएगा, l 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। एक x से 4 पावर में से एक पावर कट जाएगी तो 3 पावर बचेगी, तो यहाँ पे x की पावर कट के 3 पावर रह जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में x क्यूब। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला ड्राइव होता है, ठीक है। ये सिद्ध करने के लिए आता है वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो कितना निकल के आता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में कितना, x क्यूब। इसका अगर वेक्टर रूप पूछ रहा है कि इसका वेक्टर रूप बताओ क्या होगा, तो इसका जो वेक्टर रूप है वेक्टर रूप को आप ऐसे लिखोगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में x क्यूब। जो हमारी डायरेक्शन है यानी कि x का क्यूब है उसी का क्या ले लेते हैं, हम वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। बुक में ये डिस्टेंस x की जगह r भी होती है तो इट डजेंट मैटर, यहाँ पे आप x की जगह r भी यूज़ कर सकते हो। दूरी मतलब जिससे भी डिनोट कर रहे हो वो फॉर्मूले में आ जाती है। मैंने यहाँ पे दूरी जो ली थी वो x ली थी, इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ किया, x का यूज़ कर रहा है। आप अगर r से करते हो तो r से भी हो जाएगा, वो दूरी r मान लेते हैं कि r दूरी पे कोई बिंदु p है, तो भाई जहाँ x है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, r लिख लोगे, तो r की क्या हो जाएगी, आपकी कैप हो जाएगी। तो जब भी दिशा में दिखानी होती है उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, उसी का कैप ले लेते हैं। तो ये आपकी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता की अक्षीय स्थिति पर डेरिवेशन है। ये फॉर्मूला हो गया। सेकेंड है आपकी निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का डायग्राम समझो कैसे बनाओगे। इस बार हमें निरक्षीय स्थिति लेनी है, -q आवेश और इधर रखा हुआ है +q आवेश। निरक्षीय का मतलब है जिस एक्सिस पर आपका द्विध्रुव रखा है उससे दूसरी एक्सिस लेनी है हमें। एक्स एक्सिस पे ये रखा है तो हमारा जो बिंदु है वो कौन से एक्सिस पे होना चाहिए, वाई एक्सिस पर। तो यहाँ से कहीं द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E निकालनी है। यहाँ पे भी वही करेंगे, एक बार -q आवेश के कारण निकालना है और एक बार हमें निकालना है प्लस के कारण। तो देखो प्लस के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें। जिस आवेश के कारण जितनी दूरी पे आप निकालो उनके बीच की दूरी चाहिए होती है, तो एक तो हमें ये वाली दूरी चाहिए, एक बार -q के कारण निकालोगे तो एक बार हमें ये वाली दूरी चाहिए। इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 12। कहीं केंद्र से इसके O से x दूरी पर बिंदु P है जहाँ पे हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये डाइपोल बना हुआ है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लो जो अलग दिखाई दे कि डाइपोल है बीच में। चलो अब देखो डायरेक्शन देखनी है एक बार आपको। +q की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन किधर होगी। देखो जहाँ पर भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, मान के चलते हैं कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको मतलब प्रतिकर्षित करेगा, तो यानी कि इधर बनेगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर बना E1। दूसरा ये माइनस है और वो अब भी क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। टेस्ट चार्ज जो है वो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा प्लस का ही रहता है। तो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो इस बार फोर्स इधर लगेगी तो वैद्युत क्षेत्र भी आपका इधर होगा। यहाँ पे बना ये E2। जब E1 और E2 किसी डायरेक्शन में, देखो E1 इधर बन रहा है और E2 इधर बन रहा है, तो इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो आएगा वो इधर आएगा, E, ठीक है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, E आएगा। अब इसके घटक बन रहे हैं, देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, जब भी कोई चीज़ एंगल पे जाती है तो उसके दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस घटक को मैं इधर समझा देती हूँ। E के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, दो घटक बन रहे हैं, एक E1 और एक बन रहा है हमारा E2।
यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, देखो जो थीटा के अलोंग होता है वो हमेशा कॉस थीटा होता है, और जो थीटा से दूसरे वाला होता है वो हमेशा क्या होता है आपका साइन थीटा। या ये मान सकते हो जो लंबवत घटक होते हैं वो साइन थीटा होते हैं, और जो क्षैतिज घटक होते हैं वो होते हैं आपके कॉस थीटा। तो यहाँ तो बनेगा साइन थीटा ये वाला, तो इस ई के दो कंपोनेंट है, एक इधर ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। तो थीटा के अलोंग है तो थीटा इधर बना रहा है, तो एक तो इसी के साथ है और एक इससे दूसरे वाला, तो दूसरे वाला हमेशा साइन होता है। E1 के दो घटक, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, तो इसको तो लिखेंगे हम E1 साइन थीटा, और यही वाला ये हो जाएगा आपका E1 कॉस थीटा। ठीक है, इस ई के देखो ये जो हमारा वेक्टर ई है E1, इसके दो घटक बन रहे, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक हमारा क्षैतिज घटक, तो इसको बोलेंगे हम E1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका E1 कॉस थीटा। इसी तरह से E2 के दो घटक होंगे, एक इधर बनेगा और एक ये हमारा ये वाला बन रहा है, तो ये तो हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा, और फिर से यही क्या होगा आपका E2 साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। तो दो घटक इसके बन रहे हैं, E1 साइन थीटा और एक E1 साइन थीटा बना, E1 कॉस थीटा बना, E1 का घटक, E2 का E2 साइन थीटा बना, और एक क्या बना आपका E2 कॉस थीटा बना। तो इसको किसकी वजह से हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा, साइन थीटा घटक की वजह से या फिर कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो ये वाला तो जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये उतना ही क्या जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। वो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव है और ये नीचे की तरफ है नेगेटिव है, और सेम है वैल्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो सिर्फ किसकी वजह से होगी, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा की वजह से। तो E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, तो सिर्फ इसकी वजह से क्या निकल के आएगी हमारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी। तो यहाँ पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। दोनों निकाल लेते हैं, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E, तो कितना होगा आपका E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश और बीच की दूरी। अब देखो बीच की दूरी कितनी है, इस आवेश की वजह से बिंदु P पे निकाले तो हमें ये वाली दूरी चाहिए, तो ये वाली दूरी कितनी होगी भाई, ये L है, ये x है, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा √x² प्लस L²। जब इसकी वजह से निकालोगे तो सेम चीज़ यहाँ पे ये L है और ये x है, तो ये वाली जो दूरी होगी आपकी ये भी कितनी हो जाएगी x² प्लस L²। तो यहाँ पे रखते हैं √x² प्लस L² का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में x² प्लस L², ये आ गया आपका E1। इसी तरह से आप क्या निकालोगे E2 किसकी वजह से निकलेगा, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कितनी है E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश क्यू, और इसके बीच की दूरी भी यही है, यानी कि ये आएगा निकल के x² प्लस L² का होल स्क्वायर होता है, लेकिन होल स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो E1 और E2 दोनों हमारी इक्वल आ गई, E1 किसके इक्वल आ गई, E2 के। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी है, अभी मैंने बताया आपको वो कितने निकल के आई है हमारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। E1 E2 दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में x² प्लस L² कॉस थीटा प्लस सेम ऐसी उसकी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में x² प्लस L² कॉस थीटा। तो दोनों वैल्यू सेम है, प्लस हो जाएंगी, तो आप इनको दोनों को ऐड कर दोगे। नीचे थोड़ा कट रहा है, मैं इसको ऊपर लिख लेती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा की वैल्यू रखी है, यहाँ पे E1 की वैल्यू रख दी कॉस थीटा ऐसे कैसी, फिर जो तुम्हारे दूसरा E2 है E2 की वैल्यू रख दी कॉस थीटा ऐसी, तो दोनों सेम वैल्यू है, तो ऐड होके आपके हो जाएंगे
टू हो जाएंगे, 2 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इनटू में कितना कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है। कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू निकालोगे तो कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हमारा कितना एल है और कर्ण कितना हमारा √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स ले रखा है ना हमने। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे। इस 2 को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ उसके साथ 4 एप्सिलॉन नॉट, 2 को p के साथ लगा लेते हैं 2q के साथ, 2q अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू रखोगे आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना l और कर्ण है आपका √x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी l √x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट हटाते हैं, रूट जब हटाते हैं तो रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो देखो 2q इंटू एल 1/4 एप्सिलॉन नॉट q, इस 2 को l के साथ लिख लो 2l, ये क्या बन जाएगा आपका p बन जाएगा, अपॉन में इस पे कुछ पावर नहीं, एक पावर है और रूट हटाएंगे तो हाफ पावर आ जाएगी। तो हाफ पावर इसकी और एक पावर इसकी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। कैसे हुई है, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो हाफ पावर इसकी और 1 पावर इसकी, तो 1 और हाफ कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। 3/2 हुआ ये। q इंटू 2l क्या बन जाएगा p, तो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। एक डेरिवेशन तो यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हम मान के चल रहे हैं कि द्विध्रुव जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0 हो जाती है। तो इसको हम आगे करेंगे। हम मानेंगे माना द्विध्रुव बहुत छोटा है, द्विध्रुव बहुत छोटा है, दैट मीन्स x जो है x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है किसके अकॉर्डिंग, l के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे l आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में x स्क्वायर की पावर कितनी बचेगी 3/2 बचेगी। ठीक है, 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में x क्यूब। ये हो गई आपकी निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कभी अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति हमेशा पूछ लिया जाता है, ज़्यादा मार्क्स में तो नहीं आता, 2 या 3 मार्क्स में आपका आएगा। तो आपको इस तरह से डेरिवेशन करके जानी है। इजी डेरिवेशन है, एक बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगी। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर जो हमारा फॉर्मूला बना था वो 2p बना था, और निरक्षीय स्थिति पे जो फॉर्मूला बना है वो सिर्फ कितना बना है आपका p बना है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, जो हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर है, आपको बस ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बिल्कुल कुछ चीज़ें हम टर्म्स चेंज करेंगे, उसके जैसे ही कौन सा चैप्टर हो जाता है सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी मेहनत करनी होती है, सेकंड चैप्टर बहुत इजीली टर्म्स हम चेंज करते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से होता है सेकंड चैप्टर। ऐसे ही आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को कंबाइन करके आपका फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में तो हम वैद्युत के बारे में पढ़ते हैं, और यही चीज़ हमारी फिर किस में यूज़ होती है, फोर्थ और फिफ्थ में यूज़ होती है, लेकिन किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो जहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र यानी कि हम ई पढ़ते रहते हैं, वहाँ पे हमें किसको पढ़ना है, बी को पढ़ना है। तो मैं आपको कंपेयर करके पढ़ाऊंगी, तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएंगी चीज़ें एकदम। ठीक है, तो ई के लिए अभी हम सारी चीज़ें किसके लिए पढ़ रहे हैं, ई के लिए पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर में हम इसके बीच में विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, तो यही चीज़ें मैच होती है वहाँ पे भी। और फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों का कंसेप्ट किस में जाता है, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में जाता है। ठीक है, तो आप इनको एक बार यहाँ से प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो वहाँ पर थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सदिश क्षेत्रफल, एरिया वेक्टर। देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर का जो यूज़ होगा वो आपके गॉस की प्रमेय में यूज़ होगा, इसलिए हमें यहाँ पे समझना है कि सदिश क्षेत्रफल होता है क्या। सदिश क्षेत्रफल दो चीज़ों के लिए होता है, एक तो होता है हमारा ओपन सरफेस और एक होता है आपका क्लोज सरफेस। इसको बोलते हैं हम खुला पृष्ठ
खुला पृष्ठ कैसे होता है, जो 2D में होते हैं, जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड है, और क्लोज्ड सरफेस होते हैं 3D में, बंद पृष्ठ। जैसे कोई बॉक्स है वो बंद पृष्ठ होता है 3D में जो होते हैं। अगर हमारा कोई भी खुला पृष्ठ है, मान के चल रहे हैं कि ये कोई खुला पृष्ठ है, ये एक पेपर है, इस तरीके से रखा हुआ है ये पेपर, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो 2 साइड होगा, पृष्ठ के लंबवत होता है। एक तो हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है, हमारा सदिश क्षेत्रफल होता है, वो पृष्ठ के लंबवत होता है। हमारा पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है तो इसका जो एरिया वेक्टर है या तो पृष्ठ के बाहर की तरफ होगा या इस तरफ, मतलब 2 साइड बनेगी इसकी। एक तो सदिश क्षेत्रफल इधर भी हो सकता है और एक इधर भी हो सकता है। तो इसके दो, जो हमारा खुला पृष्ठ है उसके 2 एरिया वेक्टर हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोई बंद सरफेस है, बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई गोल चीज़ है और कैसी है, ये बंद है, ठीक है, बॉल तरफ, बॉल मान सकते हो आप, ये एक बॉल है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसका एक घटक काटना पड़ता है। हमें छोटा सा क्षेत्रफल काटेंगे और उसके सिर्फ बाहर की तरफ, और वो एरिया वेक्टर कितना होगा आपका, DA वेक्टर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे समझानी थी। कोई भी हमारा बंद पृष्ठ है उसका आप एक छोटा सा अवयव लोगे क्षेत्रफल का, और उसका जो वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश जो होगा, वो हमेशा कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, कहीं भी निकाल सकते हो आप। यहाँ पे ले लिया हमने, तो इसका जो एरिया ये इधर होगा DA। तो ये होते हैं हमारे सदिश क्षेत्रफल। सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, अगर खुला पृष्ठ है तो खुले पृष्ठ में दोनों तरफ होता है, दोनों साइडिंग होंगे, ठीक है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ में जो आपका ये होता है सदिश क्षेत्रफल, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। कोई बॉक्स रखा हुआ है तो उस बॉक्स का जो आपका क्षेत्रफल होगा वो कहाँ की तरफ होगा, सदिश क्षेत्रफल सिर्फ बाहर की तरफ होगा, और उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, DA से, क्योंकि पूरे का हम एक साथ क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, हम छोटा छोटा कट करके उसका अवयव एक घटक लेंगे, हम छोटा घटक लेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, DA वेक्टर बोलेंगे। तो ये होता है आपका सदिश क्षेत्रफल। अब सदिश क्षेत्रफल के बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक है आपका वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स देखो क्या होता है, कोई भी हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ से होकर जितने भी हमारे वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं लंबवत गुजरेंगी, जितने भी हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके लंबवत गुजरती हैं, यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है तो उस वैद्युत क्षेत्र में से जो रेखाएं इसके जितने भी लंबवत गुजर रही हैं, हम मान के चल रहे हैं ऐसे जा रही हैं ये, तो जितनी भी रेखाएं इसके लंबवत गुजरी है वो इसका क्या होता है, फ्लक्स होता है। हमारा जो पृष्ठ है वो इस तरीके से रखा हुआ है, इस पृष्ठ के लंबवत जितने भी हमारे क्या निकलेंगे, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वही हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। इस फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई क्या बता रहा है ये, कि कोई पृष्ठ है और उसके लंबवत क्या निकल रही है, हमारी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। वैद्युत बल रेखाएं इसलिए किससे डिनोट करते हैं हम इसको, ई से, फाई ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारी फाई ई की जो वैल्यू है, हम ऐसे बोल सकते हैं कितनी रेखाएं निकल रही है, 3। तो यहाँ पे फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। अब मैंने क्या करा, इस वैद्युत क्षेत्र को क्या कर दिया, थोड़ा निकट कर दिया, मतलब ज़्यादा प्रबल बना दिया। जब प्रबल हो जाता है वैद्युत क्षेत्र तो रेखाएं जो होती है हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पास हो जाती है, पास होते हैं। हमने एक वैद्युत क्षेत्र बनाया, प्रबल वैद्युत क्षेत्र। प्रबल वैद्युत क्षेत्र में जो ये हमारी रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर ना होके क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी, यानी कि जो बाहर था वो भी कहाँ पे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपके। ये जो बाहर थी ये भी कहाँ पे आ जाएगी, अंदर। इसमें वैद्युत बल रेखाएं थोड़ा पास होगा, पास होंगी। तो यहाँ पे कितना फ्लक्स हो रहा है आपका, यहाँ पे जो फ्लक्स है वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। तो यहाँ पे फ्लक्स कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पे क्या बनाया हमने, इनको थोड़ा पास कर लिया, ठीक है, और पास कर सकते हो, और दिखा दो इसमें से। यहाँ पे हम थोड़ा पास दिखाएंगे, वैद्युत बल जो रेखाएं होंगी वो दूर दूर ना जाके कैसे आएंगी, आपकी पास निकलेगी। ये तो ये वाला ऐसे निकल गया यहाँ से। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 बता सकते हो कि यहाँ पे हमारा वैद्युत फ्लक्स जो बना है वो कितना बन गया, 8 बन गया।
तीसरी चीज़, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पृष्ठ को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। वैद्युत जो बल है वो हमारा इतना ही है, वैद्युत क्षेत्र, हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, किसको, पृष्ठ को बड़ा गया। तो पृष्ठ बड़ा करने से क्या होगा कि जो रेखा तुम्हारी बाहर से जा रही थी पृष्ठ के, वो भी कहाँ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, ये भी इसके अंदर चली गई। एक 8 तो पहले से थी, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तो पहले से थी, तो जो बाहर है वो भी कहाँ पे आ जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, फाई ई की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यानी कि फ्लक्स की जो वैल्यू है फाई ई, वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई पे डिपेंड कर रही है, दूसरा पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, वो किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पर, ए पे। तो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रही है और किस पे डिपेंड कर रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। और एक चीज़ और ध्यान रखोगे कि वैद्युत फ्लक्स तभी बनता है जब पृष्ठ के लंबवत क्या गुजरती है, रेखाएं निकलती है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ के वैद्युत बल रेखाएं कैसी गुजर रही है, लंबवत होकर गुजर रही है, लंबवत होना चाहिए। अगर लंबवत हो रही है तो वहाँ पे क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मान लो यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, एक वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं बनेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। किस लिए 0 होगा अभी देखेंगे हम। और दूसरा, अगर ऐसे निकल रही है इस तरीके से तो फ्लक्स बनेगा, यानी कि पृष्ठ के लंबवत होकर गुजरनी चाहिए। पृष्ठ अगर ऐसे रखा है तो उसके लंबवत ऐसे जाएगी, पृष्ठ अगर ऐसे रखा है तो उसके लंबवत ऐसे जाएगी। तो पृष्ठ के लंबवत जितनी भी हमारी वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरती है, वही हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करें यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारी कंडीशन इस तरह से दे रखी है, पृष्ठ है आपका और वैद्युत बल रेखा ऐसे आ रही है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स कैसे डिपेंड करेगा, यहाँ पे आप फ्लक्स कैसे निकालोगे। तो देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पे हम एक तो एरिया वेक्टर यूज़ करेंगे। पृष्ठ का जो हमारा सदिश क्षेत्रफल होता है वो हमेशा पृष्ठ के कैसा होता है, लंबवत होता है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं ds का एरिया वेक्टर किधर होगा, आपका इधर होगा। क्वेश्चन क्या बताता है, इसकी डेफिनेशन क्या बताती है कि पृष्ठ के लंबवत जितने भी रेखाएं गुजरती है, तो हमारा ये ऐसे जा रहा है, तो इसके दो घटक होंगे, एक ये हो गया क्षैतिज घटक और एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो थीटा इधर बनाएगा, क्योंकि डेफिनेशन बोलते हैं कि लंबवत होना चाहिए, तो लंबवत इधर होगा, तो थीटा आपका इधर बन रहा है, तो जो थीटा क्या, ये ई है, तो इस वाली डायरेक्शन में क्या बनेगा, ई कॉस थीटा, और इधर बनेगा हमारा ई साइन थीटा। तो हमें हमेशा कौन सा लेना, हमें लेना लंबवत घटक। तो लंबवत घटक कौन सा है यहाँ पे, ई कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे तो जो फॉर्मूला बनता है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ई डी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं डेरिवेशन में और न्यूमेरिकल में। जो उसका जनरल फॉर्मूला हमारा फ्लक्स का वो कितना होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। इससे पृष्ठ से किसी भी तरह से रेखाएं निकल रही है, वो लंबवत गुजर रही है या किसी एंगल पे होके गुजर रही है, तो आप वो यहाँ से निकालोगे। अब देखो जब इसके साथ में ही निकलता था, मतलब पृष्ठ ऐसा है, इस तरीके से पृष्ठ रखा हुआ है और इसी तरह से आपकी वैद्युत बल रेखाएं जा रही है, तो वहाँ फ्लक्स 0 कैसे हो जाता है, क्योंकि ई की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन, ये जो दोनों है, ये किस किस के बीच में, ये जो थीटा है आपका, ये थीटा किस किस के बीच में होता है, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश। ये जो थीटा है आपका, एक तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है, ठीक है, इनके बीच में जो कोण बन रहा है। तो देखो एरिया वेक्टर भी जो तुम्हारा वो भी इधर है और वैद्युत क्षेत्र भी तुम इधर ही ले रहे हो, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा कितना रखोगे, 0, कॉस 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा अगर जिस एक्सिस पर, जिस अक्ष पर पृष्ठ है, उसी अक्ष पर अगर हमारा क्या निकाल रहा है, वैद्युत बल रेखाएं निकल रहा है, तो वहाँ पे जो फ्लक्स है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। किसी और एंगल पे निकल रहा है तो आप यहाँ थीटा की वैल्यू रख दोगे, मान लो थीटा 30 है तो 30 रखी जाएगी, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे फ्लक्स जरूर बनेगा। तो ये इसका फॉर्मूला है ई डी ए कॉस थीटा। इसका क्या बनाओगे, पहले इसका मात्रक देखोगे,
तो मात्रक क्या बनेगा, इसका क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। और यहाँ पे क्या हमारा क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट बना वो क्या बना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। दूसरा इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर। ठीक है, जो इसका एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक होता है इसका वेबर। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे, मात्रक जो फॉर्मूले से बन रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, जो किसके इक्वल होता है, वेबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसका एसआई मात्रक बना वेबर। दूसरे इसकी वीमा निकालोगे, अगर हम इसकी वीमा की बात करें तो वीमा कितनी निकल के आएगी, ऊपर क्या आपका न्यूटन यानी कि बल की वीमा क्या होती है, mL/t-2। मीटर एल की वीमा कितनी होती है, एल स्क्वायर इसकी मीटर की, और नीचे की है कुलाम की वीमा क्या होती है, AT। तो वीमा क्या बन गई आपकी, m, L कितनी हो जाएगी, L और L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L3। T देखो कितना हो रहा है, T-2 है और एक नीचे से जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे T-3, और A कितना हो जाएगा, A-1। ये हो गई इसकी वीमा। तो आपको वैद्युत फ्लक्स समझ में आया, EDA cos थीटा इसका फॉर्मूला है। मात्रक बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, जो किसके इक्वल होता है, वेबर के इक्वल। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, वेबर हो गया। वीमा इसकी कितनी बनी, mL3 T-3 A-1, ये होगी ना L3 T-3, और A कितना हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वैद्युत फ्लक्स जो है वो कैसी राशि होती है, तो ये अदिश राशि है। ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। दो सदिश है, ये सदिश क्षेत्रफल है और ई तो सदिश राशि है ही, ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। इसलिए इसको अगर इसका हम सदिश रूप लिखते हैं तो इसका जो सदिश रूप है वो ऐसे लिखा जाता है, फाई ई इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देती हूँ मैं इसको, दूसरी तरीके से हम कैसे लिखते हैं, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये ऑप्शन में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसके बीच में मतलब क्रॉस होती है या फिर डॉट होती है, तो यहाँ पे ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। जहाँ पे दो सदिशों का अदिश गुणनफल आता है वहाँ पे हमेशा क्या लगती है, डॉट प्रोडक्ट होती है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गॉस नियम, गॉस लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, या तो आपसे गॉस की प्रमेय पूछी जाएगी, गॉस के नियम को या फिर सिद्ध करा लेगा, वो गॉस नियम को सिद्ध कीजिए, या फिर इसके दो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, उनमें से एक जरूर आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 110% आता है कि एक क्वेश्चन आपका जरूर आ रहा है, या फिर उस पर कोई न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकली कम चांसेस होते हैं, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, या तो आपसे आपको अनुप्रयोग कराएगा, गॉस नियम पूछेगा, या फिर गॉस नियम का क्या कराएगा, वो सत्यापन कराएगा। तो देखो गॉस नियम से रिलेटेड कुछ चीज़ें, एक तो गॉस का मतलब क्या होता है, इस गॉस का मतलब होता है बंद पृष्ठ। ठीक है, गॉस का मतलब क्लोज है, इसका मतलब होता है बंद पृष्ठ। क्लोज को ही हम मतलब ये जो ग्रीक लैंग्वेज होती है, ग्रीक लैंग्वेज में वो क्लोज नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। उसी गॉसियन पृष्ठ से क्या बना है आपका, गॉस बना है। ठीक है, वहीं से हमारा क्या निकल के आता है, गॉस निकल के आता है। इसलिए एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो गॉस भी होता है, वो यहीं से निकल के आता है, गॉस भी। तो गॉस जो यूज़ होता है वो गॉसियन से बना है, GAUSIN, गॉसियन करके कुछ ऐसे एप्लीकेशन, ये गॉसियन पृष्ठ होते हैं, यानी कि बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ पे ही क्या नियम लगता है, गॉस नियम। गॉस नियम जो एप्लीकेबल होगा यानी कि लागू होगा, वो हमेशा किस पे होगा, एक तो बंद पृष्ठ पे होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पे कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, किसी भी हम बंद पृष्ठ है, कोई बॉल है ये, ठीक है, और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। क्यों चार्ज रखा हुआ है, अब जहाँ भी चार्ज रखा होगा वो अपने आसपास क्या बनाता है, वैद्युत क्षेत्र बनाता है, और वैद्युत क्षेत्र का मतलब है वहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, वैद्युत बल रेखाएं। ये हो गया, ये 3D में, ठीक है, ये जो शेप है ये 3D में, यानी कि बंद पृष्ठ है कोई, और बंद है ये। एप्लीकेबल के भी किसके लिए होगा, बंद पृष्ठ के लिए होगा। 3D शेप में ये बॉल है, अंदर जिसके क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। जहाँ चार्ज रखा है वहाँ आसपास क्या बनेगा, वैद्युत क्षेत्र बनेगा। वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ से क्या निकलेगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से।
गॉस नियम क्या बताता है कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश, ठीक है, इस पे जितना भी आवेश है, बंद पृष्ठ पे जितना भी आवेश है वो क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। जितना भी आवेश है उसका कितना गुना कर दोगे 1/ε0 गुना कर दोगे। वही किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे। यानी कि गॉस नियम से हमें किसके बारे में पता चलता है, फ्लक्स के बारे में पता चलता है। यहाँ पे फ्लक्स बना कैसे फ्लक्स बना, बंद पृष्ठ है, क्यों आवेश रखा हुआ है, इस पृष्ठ की जो रेखाएं निकल रही है वो लंबवत ही निकल रही है, तो किसी पृष्ठ से जब लंबवत रेखाएं निकलती है वहाँ पे क्या बनता है, फ्लक्स बनता है। वहाँ पे हमने अभी पढ़ के आए हैं कि फ्लक्स कहाँ बनेगा, फ्लक्स वहाँ बनेगा जहाँ पर भी किसी पृष्ठ से लंबवत रेखाएं निकलेंगी। ये देखो पृष्ठ बना हुआ है, इससे लंबवत रेखाएं निकल रही हैं एक ये जो पृष्ठ तो कहलाएगा इससे, तो इससे जो निकल रही है लंबवत रेखाएं निकल रही है और लंबवत रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, फ्लक्स बन रहा है। कितना फ्लक्स बन रहा है, तो कितना फ्लक्स बन रहा है, जितना भी इससे बद्ध आवेश है, जितना भी इस पे आवेश है बंद पृष्ठ पर, उसका कितना गुना कर दो 1/ε0 गुना कर दो। ये प्रैक्टिकली वैल्यू है, ठीक है, इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि आई क्यू है, ये प्रैक्टिकली वैल्यू होती है, कुछ प्रैक्टिकली निकाली जाती है। तो जितना भी आवेश है उसका 1/ε0 गुना कर दोगे तो पता चल जाएगा वहाँ पे कितना फ्लक्स है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा phi E = Q/ε0। दूसरा बाई डेफिनेशन, फ्लक्स की डेफिनेशन से अगर हम देखें तो देखो इसका एरिया वेक्टर इधर है dA, इधर यही ये पृष्ठ है, पृष्ठ के बाहर की तरफ उसका एरिया वेक्टर होगा DAB इधर है, और वैद्युत बल रेखा यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो रेखा है वो भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 0 डिग्री, दोनों सेम है, तो यहाँ पे थीटा आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 0, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे phi E = बंद पृष्ठ के लिए हम क्लोज इंटीग्रल का यूज करते हैं EDA cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो phi E = EDA, एक ये निकल के आया। तो इन दोनों से फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्लोज इंटीग्रल EDA किसके इक्वल होता है Q/ε0 के इक्वल होता है। यही हमारा गॉस नियम है। गॉस नियम क्या बताता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश का कितना गुना होता है 1/ε0 गुना होता है। तो phi = कितना हो जाएगा Q/ε0। बाय डेफिनेशन क्या बताती है कि फॉर्मूला क्या होता है EDA cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है 0, क्योंकि DA की डायरेक्शन भी ये और E की डायरेक्शन भी ये, तो थीटा कितना हो रहा है आपका 0 हो रहा है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो सिर्फ कितना बचेगा हमारा EDA बचेगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDA = Q/ε0। ये गॉस नियम आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके 2 टॉपिक बचे आपके, 2 टॉपिक कौन से, इसका एक तो हमें सत्यापन करना है, ज़्यादा बड़ा सत्यापन नहीं है वो करना, और इसके 2 एप्लीकेशन है, वो डेरिवेशन भी आपकी शॉर्ट ही है, ठीक है। तो कल हम इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, इस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। और आपको नोट्स अगर अच्छे से चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आज वीडियो पे, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट्स मिलेंगे कि हमें पेपर में किस तरीके से लिखना चाहिए, कितनी थ्योरी हमें देनी है, किस तरह से उसको ड्राइव करना है, वो आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप इनको कर लेना टॉपिक्स को। गॉस नियम के अनुप्रयोग और इसका सत्यापन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वहीं पे हम उसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।